हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बेसिस ऑफ चार्ज, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल एंड विथ एग्जांपल हम समझेंगे। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑलरेडी इसके 2 लेक्चर्स हो गए हैं तो ज़रूर पहले वो कवर करिएगा, इसके बाद ही इस लेक्चर पर आइएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बेसिस ऑफ चार्ज, इसका मतलब क्या होता है? तो बेसिस ऑफ चार्ज इन इनकम टैक्स रेफर टू द फाउंडेशन और द प्रिंसिपल ऑन विच इनकम इज़ टैक्सेड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। मतलब हम किस इनकम पे टैक्स लगा रहे हैं, ठीक है, वो मेन यहाँ पे हमें पता चलेगा बेसिस ऑफ चार्ज पे कि किस रेफरेंस से हम, मतलब किस प्रिंसिपल के तहत, किस फाउंडेशन के तहत हमने इनकम टैक्स एक्ट में उस इनकम को हमने एज अ टैक्स के लिए कंसिडर करा है। इट डिफाइन व्हाट इनकम विल बी टैक्सेड, हु विल बी टैक्सेड एंड व्हेन द टैक्स लायबिलिटी अराइज। ठीक है, तो कहाँ पे किस इनकम पे हमें टैक्स लगाना है टैक्स, एंड कौन वो टैक्स भरेगा, एंड व्हेन द टैक्स लायबिलिटी अराइज, तो कब टैक्स लायबिलिटी अराइज हो रही है वो हम देखेंगे। तो फर्स्ट, लीगल प्रोविजंस क्या है इसके? द बेसिस ऑफ चार्ज इज मेनली गवर्न बाय द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो सेक्शन 4 बताता है चार्ज ऑफ द इनकम टैक्स, और सेक्शन 5 बताता है स्कोप ऑफ द टोटल इनकम, एंड सेक्शन 6 बताता है रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन पर्सन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे रेसिडेंशियल स्टेटस वाला पॉइंट। ठीक है, तो सेक्शंस हमने याद रखने हैं, मे भी आपको मैचिंग करने में कुछ ऐसा पूछ सकते हैं। सेक्शन 4 चार्जेस ऑफ इनकम, 5 स्कोप ऑफ टोटल इनकम, एंड दी सेक्शन रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में बताता है इंडिविजुअली। फिर की एस्पेक्ट ऑफ बेसिस ऑफ द चार्ज, जहाँ पे सेक्शन 4 जो चार्जेस ऑफ इनकम है वो क्या बताता है? दिस इज द चार्जिंग सेक्शन इट स्टेट दैट द इनकम टैक्स शैल बी चार्ज ऑन द टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑफ एवरी पर्सन। ठीक है, प्रीवियस ईयर मतलब हमने आगे डेफिनेशंस में कवर करा है प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर मतलब अभी अगर 2025-26 चल रहा है असेसमेंट ईयर, तो प्रीवियस ईयर हो जाएगा 2024-25। तो प्रीवियस ईयर में हमने कहा कितनी टोटल इनकम अर्न करी है पर्टिकुलर पर्सन ने, वो हो जाएगी उसकी चार्ज ऑफ इनकम टैक्स के लिए। फिर इट इज़ चार्ज एट रेट्स फिक्स बाय द फाइनेंस एक्ट ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। ठीक है, तो असेसमेंट ईयर अभी के लिए जो भी डिसाइड हुई है टैक्स रेट्स, उसके अकॉर्डिंग हम एक्ट के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि हम कौन सी टैक्स लायबिलिटी के अंदर आते हैं। टैक्स इज लेविड ऑन द इनकम अर्न बाय इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म एंड कंपनीज एक्सेट्रा। तो इनकम किसी पे भी वो किसी भी पर्सन, इंडिविजुअल या एचयूएफ है, फर्म है, कंपनी, किसी ने भी इनकम अर्न करी है उस पर टैक्स लगेगा। ठीक है, फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि टैक्स इज़ नॉट ऑन द वेल्थ बट ऑन द इनकम अर्न ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड। ठीक है, तो वो इनकम पे लग रही है, वेल्थ में नहीं लग रही है, ये अपने को ध्यान रखना है। फिर सेक्शन 5 बोलता था टोटल इनकम के बारे में, तो वो क्या होती है? दिस सेक्शन डिफाइन दैट द कंस्टिट्यूट्स द टोटल इनकम बेस्ड ऑन द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ द टैक्स पेयर। तो रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होता है ये हम आगे देखेंगे इन डिटेल, लेकिन टोटल इनकम पे वो कंसिडर होती है। जहाँ पे बेस्ड ऑन द रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए हम देखें तो रेसिडेंशियल स्टेटस बोलता है एंड इनकम टैक्स इन इंडिया, तो इंडिया में लग रही है वो इनकम या नहीं वो हमें देखनी है। जहाँ पे अगर रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, ROR है, तो ग्लोबल इनकम अर्न इन इंडिया एंड अब्रोड, मतलब वो अगर रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है उसका मतलब ये है कि वो इंडिया में भी इनकम अर्न करी है उसने और वो अब्रोड से भी इनकम अर्न कर रहे हैं। फिर रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, मतलब इनकम अर्न इन इंडिया प्लस इनकम फ्रॉम अब्रोड इफ डिराइव फ्रॉम द बिजनेस कंट्रोल और सेटअप इन इंडिया। ठीक है, तो वो अगर उसने इंडिया से भी अर्न करी है, अब्रोड से भी उसकी बिजनेस रन हो रहा है, लेकिन उसका पूरा कंट्रोल कहाँ पे हो रहा है? इंडिया से। फिर नॉन रेसिडेंट, जहाँ पे ओनली इनकम अर्न और रिसीव इन इंडिया, मतलब ऐसी इनकम जो ओनली इनकम अर्न और रिसीव इन इंडिया, तो वो नॉन रेसिडेंट हो जाएगा। सेक्शन 6 बोल रहा है रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में। दिस सेक्शन डिटरमाइन हाउ अ पर्सन इज क्लासिफाइड फॉर द टैक्सेशन। फर्स्ट, इंडिविजुअल की बात करें तो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ द डेज स्टे इन इंडिया इन द रिलेवेंट एंड प्रीसीडिंग ईयर। ठीक है, तो वो कितने दिन इंडिया में रहा है उस पर इनकम लगता है, ना कि वो इंडियन सिटीज़न है उसके में। रेसिडेंशियल स्टेटस पे ही उसकी इनकम काउंट होती है। जहाँ पे कैटेगरीज बनाई गई है रेसिडेंट में, रेसिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, फिर एंड नॉन रेसिडेंट, तो ऐसे 3 कैटेगरी बनाई गई है। एंड अदर एसएससी भी है जैसे कंपनी, फर्म एक्सेट्रा, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको कवर करेंगे। बेस्ड ऑन द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर इन इंडिया, मतलब जो कंपनी अगर बाहर सेटअप है लेकिन यहाँ पे इसका पूरा कंट्रोल हो रहा है, तो भी फर्म एंड एक्सेट्रा जो भी चीज़ें आएंगी अदर एसएससी में वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।
फिर सोर्सेज ऑफ इनकम टैक्स, जहाँ पे 5 हेड की बात हम करेंगे, जहाँ पे इनकम टैक्स इज लेविड ऑन द इनकम क्लासीफाई अंडर द फॉलोइंग हेड्स, जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, सैलरी से इनकम आई, आपके पास हाउस प्रॉपर्टी है, आप रेंट पे दे रहे हो। ठीक है, बहुत 3 घर है, आप एक में रह रहे हो और 2 भाड़े पे लगाए हुए। फिर प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, जैसे कोई सीए वगैरह है, टीचर है, लॉयर है, तो इन सब की जो इनकम आती है वो पीजीबीपी में आती है। फिर कैपिटल गेन, आपके पास कोई लैंड थी, आपने वो सेल आउट कर दी, वो कैपिटल गेन में आ जाएगा ना। अदर सोर्सेज में लॉटरी वगैरह आप जीतते हो तो वो अदर सोर्सेज में आ जाएगा। फिर व्हाट इज़ रेसिडेंशियल स्टेटस, तो रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होता है, तो रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एससीसी, मतलब जो टैक्स पेयर है, रेफर टू द कैटेगरी इन विच अ पर्सन इज क्लासिफाइड फॉर द टैक्स पर्पस बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रेजेंस इन इंडिया। तो वो फिजिकल इंडिया में कितने दिन प्रेजेंट रहा है उस पर हम उसको कंसिडर करेंगे कि वो रेसिडेंट है या नहीं इंडिया का। जहाँ पे इंडिविजुअल अप्लाई मतलब ये किस किस पे अप्लाई होगा, इंडिविजुअल पे भी होगा, एचयूएफ पे भी होगा, फर्म, कंपनी एंड अदर एंटिटीज़ पे भी ये स्टेटस लागू होगा। जहाँ पे रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल का हम अगर देखें जो कवर होता है सेक्शन 6 में ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, जहाँ पे क्लासीफाई करा है रेसिडेंट इन इंडिया एंड नॉन रेसिडेंट। तो रेसिडेंट इन इंडिया में रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ऐसे 2 कैटेगरी बनाई गई है, और एक है नॉन रेसिडेंट। तो फर्स्ट देखते हैं कंडीशन टू डिटरमाइन रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। तो कौन कौन सी कंडीशन है, फर्स्ट है बेसिक कंडीशन आपकी। तो बेसिक कंडीशन क्या बोलती है, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी सेटिस्फाइड। तो दोनों कंडीशंस में से, मतलब ये एंड ये, तो दोनों कंडीशन में से मस्ट बी सेटिस्फाइड, एक तो सेटिस्फाई होनी चाहिए, मतलब एक तो फुलफिल होनी चाहिए। तो कौन सी है, तभी हम उस इंडिविजुअल को बोलेंगे कि वो रेसिडेंट इन इंडिया है। तो फर्स्ट, स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन अ रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, मतलब पिछले साल में वो इंडिया में 182 डेज या उससे ज़्यादा वो रहा हो, 182 इंक्लूडिंग है। ठीक है, या तो और है, मतलब ये या तो ये ऐसे, ठीक है, साथ में नहीं है, और में है। तो यहाँ पे स्टे इन इंडिया फॉर द 60 और मोर इन प्रीवियस ईयर एंड, मतलब ये जो कंडीशन है उसमें 2 कंडीशंस आते हैं, मतलब ये प्लस है, मतलब ये दोनों होनी चाहिए कंडीशन फुलफिल। 365 डेज और मोर ड्यूरिंग 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, मतलब पिछले 4 सालों में वो टोटल 365 डेज रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है 60 डेज और मोर प्रीवियस ईयर में, और पिछले 4 सालों में वो 365 डेज और उससे ज़्यादा रहा हो। एक और नोट क्या है, जहाँ फॉर इंडियन सिटीजन और PIOs हु विजिट इंडिया द 60 डेज इज रिप्लेस विद द 182 डेज। ठीक है, इंडियन सिटीजन्स के लिए एंड PIOs के लिए वो 60 डेज़ की कंडीशन बताई गई है 182 डेज़ को हटा के। फिर एक्सेप्शंस, जो एक्सेप्शंस हमने समझने हैं वो क्या है, इन द इनकम टैक्स एक्ट ऑफ इंडिया द कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस इज वाइटल फॉर द डिटरमाइन द टैक्सेबिलिटी ऑफ द इनकम, while general rules apply to determine whether an individual or entity is resident or not. There are the certain exceptions or the special provisions for determining residential status. तो कौन कौन सी है, तो फर्स्ट है इंडियन सिटीजन एंड पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, PIO विजिटिंग इंडिया, तो उसके लिए क्या है एक्सेप्शन, स्पेशल प्रोविजंस उनके लिए बनाए गए हैं। एंड इंडियन सिटीजन और द पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु कम्स टू इंडिया फॉर द विजिट इज़ गिवन रिलैक्सेशन इन द नंबर ऑफ द डेज फॉर बिकमिंग रेसिडेंट। ठीक है, अगर वो इंडियन सिटीज़न है, मतलब यहीं का नागरिक है, और पर्सन ऑन इंडियन ओरिजिन है, मतलब यहीं पे उसके जन्म हुआ है और यहीं उसके जो पेरेंट्स रहते हैं, उसके सभी चीज़ें, मतलब उसके ग्रैंड पेरेंट्स सभी यहीं पे हैं, तो हम उसको बोलेंगे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। एक्सेप्शनल रूल कौन सा है यहाँ पे, इफ़ सर्च पर्सन विजिट इंडिया ड्यूरिंग द ईयर देन 182 डेज थ्रेश होल्ड इंस्टेड ऑफ 120 डेज अप्लाइज टू देम प्रोवाइडेड। ठीक है, तो उनको 182 के डेज़ की जगह 120 डेज़ पे अगर वो रहेंगे तो भी उनको हम उनकी इनकम को कंसिडर कर लेंगे। फिर द टोटल इनकम इंडियन इनकम ₹15 लाख और लेस देन इट्स इन दैट फाइनेंशियल ईयर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशन होगी। इफ़ इंडियन इनकम एक्सीड द 15 लाख देन द थ्रेशोल्ड बिकम द 122 कंसिडर एज अ रेसिडेंट। ठीक है, तो उनको 120 डेज़ कंसिडर ही करने होंगे अगर 15 लाख से ज़्यादा है। ठीक है, तो उनको 15 लाख से ज़्यादा अगर उनकी इनकम इंडियन इनकम हो रही है तो उनको 120 डेज़ दे उनको यहाँ इंडिया में रहे हुए होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्या बोला है,
डीम्ड रेसिडेंट सेक्शन 6(1)(a) जब इंट्रोड्यूस फ्रॉम द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2020-21 एन इंडियन सिटीजन हु इज़ नॉट लायबल टू टैक्स इन एनी अदर कंट्री और टेरिटरी has Indian income less than 15 lakh is deemed to be resident but not ordinary resident even if he stays less than 182 days in India. अगर उसकी कोई भी लाइबिलिटी अदर कंट्री में नहीं है, ठीक है, और उसके इंडियन इनकम 15 लाख से कम है, तो वो रेसिडेंट हो सकता है, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट की कैटेगरी में आ जाएगा, और उसने अगर 182 डेज से कम इंडिया में स्टे किया होगा तो भी चलेगा, उसको हम डीम्ड रेसिडेंट की कैटेगरी में डाल देते हैं. दिस प्रोविजन एम्स टू टैक्स स्टेटलेस पर्सन हु मे अवॉइड रेसिडेंसी इन एनी कंट्री टू एस्केप द टैक्स. ठीक है, ये इसलिए लागू हुआ है कि टैक्स स्टेटलेस पर्सन है वो हु मे अवॉइड द रेसिडेंसी इन एनी कंट्री टू एस्केप द टैक्स. ठीक है, कि वो कोई भी कंट्री में एज अ टैक्स के लिए बच सकता है. ठीक है, उस कैटेगरी को वो नलीफाई करने के लिए, कि मतलब ये बोलेगा मैं 182 डेज तो इंडिया में रहा ही नहीं, तो मैंने टैक्स भरना ही नहीं है. ठीक है, तो ऐसे लोगों के लिए ये हम लिमिट हटा देंगे. फिर एक्सेप्शन फॉर द क्रू मेंबर ऑफ द इंडियन शिप्स एक्सप्लेनेशन 1 to section 6(1)(a) फॉर इंडियन सिटीजन वर्किंग एज अ क्रू मेंबर ऑफ द इंडियन शिप द पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया डज नॉट इंक्लूड द पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग द शिप टू द डेट ऑफ साइनिंग ऑफ. दिस हेल्प अवॉइड अनइंटेंडेड रेसिडेंस स्टेटस ड्यू टू फ्रीक्वेंट रिटर्न ट्रैवल फॉर द वर्क. ठीक है, वो अगर वो क्रू मेंबर है इंडियन शिप्स के, तो उनको ये कैटेगरी में 182 डे वाली कैटेगरी उनको लागू नहीं होगी, क्योंकि वो उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है ना, वो कभी इंडियन टेरिटरी में होंगे, कभी इंडिया से बाहर होंगे, इंडिया से वापस आएंगे, उनका कुछ फिक्स होता नहीं है. फिर एक्सेप्शन फॉर द कंपनीज एंड अदर एंटिटीज जहाँ पे द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ द कंपनी इज डिटरमाइंड बाय द प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट. ठीक है, वो एक्चुअल में कहाँ से उसकी वर्किंग सभी चीज़ें हो रही है. बट फॉरेन कंपनी हैविंग टर्नओवर और ग्रोस रिसीट मोर देन 15 करोड़ इन अ फाइनेंशियल ईयर आर नॉट सब्जेक्ट टू द प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट प्रोविजंस. मतलब अगर वो फॉरेन कंपनी है और उसका टर्नओवर या तो ग्रॉस रिसीट उसकी 50 करोड़ से ज़्यादा है, 50 करोड़ से ज़्यादा है, तो वो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट की कैटेगरी में नहीं आएंगे. दिस एक्सेप्शन रिड्यूस द कंप्लायंस बर्डन ऑन द स्मॉल फॉरेन कंपनी. ठीक है, तो वो इस कैटेगरी में नहीं आएंगे, तो उस पर टैक्स बर्डन में के लिए उनको राहत हो जाएगी. फिर एक्सेप्शंस फॉर द नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट. अ पर्सन कैन बी रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इफ he has been a non-resident in 9 out of 10 previous year or has stayed in India for the 729 days or less than in the last 7 years. This status give the partial tax liability only Indian income and the income from the business or profession control in India is taxable. तो अगर exceptional for not ordinary resident के लिए क्या है, अगर वो 10 previous year में से he has been a non resident in 9 out of 10 years. ठीक है, 10 में से वो 9 साल अगर नॉन रेसिडेंट रहा हो, ठीक है, नॉन रेसिडेंट रहा हो, एंड उसने 729 डेज और लेस देन 7 सालों में उसने रहा हो इंडिया में, तो उसको पार्शियल टैक्स लाइबिलिटी की स्टेटस उसको मिल जाएगी. एंड ओनली इंडियन इनकम एंड इनकम फ्रॉम प्रोफेशन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन कंट्रोल इन इंडिया से ही उसको टैक्सेबल होगी. ठीक है, तो ये समरी टेबल्स हम ये देखिए यहाँ पे एक्सेप्शनल कैटेगरी कंडीशन कौन सी है, रिलैक्सेशन एंड इफेक्ट क्या है. इंडियन सिटीज़न एंड पीआईओज़ के लिए विजिटिंग अगर इंडिया विजिट कर रहे हैं तो उनको 182 डेज वाली कंडीशन, लेस देन 182 डेज, एंड इंडियन इनकम 15 लाख या 15 लाख से कम हुई हो. रिलैक्सेशन नॉन रेसिडेंट की तरह उनको रिलैक्सेशन मिल जाएगी. इंडियन सिटीज़न विथ नो टैक्स रेसिडेंसी अब्रोड है तो इंडियन इनकम 15 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए, उनको डीम्ड रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट की कैटेगरी में हम डाल देंगे. फिर शिप क्रू है तो स्टे काउंटेड एक्सक्लूडिंग टाइम अब्रोड. शिप में स्टे इन लेस देन 182 डे बट स्टिल नॉन रेसिडेंट. फिर स्मॉल फॉरेन कंपनीज है तो टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा हो. फिर प्लेस ऑफ ओरिजिन एंड मैनेजमेंट नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा. एंड RNOR स्टेटस है तो नॉन रेसिडेंट इन 9 out of 10 years और लेस देन 729 डेज इन दी 7 year. लिमिटेड टैक्स लाइबिलिटी वहाँ पे कंसिडर उसकी करेंगे हम. फिर एडिशनल कंडीशन, अगर वो फर्स्ट हमने देखा ना, वो कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है तो नेक्स्ट एडिशनल कंडीशन आ जाएगी जो एप्लीकेबल ओनली इफ़ द बेसिक कंडीशन इज सेटिस्फाइड. टू डिटरमाइन इफ रेसिडेंट इज resident of
और रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नहीं। रेसिडेंट इन इंडिया एटलीस्ट 2 out of 10 preceding previous year, stay in India for the at least 730 days during the 7 preceding previous year. So if both additional condition are satisfied, then resident and not ordinary resident, and if only one और बोथ आर नॉट सेटिस्फाइड द रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, तो ये दोनों चीज़ यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी एडिशनल कंडीशन में। बेसिक कंडीशन फुलफिल हो गई 182 डेज़ वाली, या फिर वो और वाली थी ना 60 डेज़ वाली, और प्लस 365 डेज़ फॉर प्रीवियस ईयर में, वो कंडीशन आपकी हो गई सेटिस्फाई। उसके बाद ये कंडीशन आनी चाहिए जहाँ पे बोला गया है कि पिछले साल में, तो ये दोनों साथ में ही चल रही है कि रेसिडेंट इन इंडिया एटलीस्ट 2 out of 10 ईयर, पिछले 10 प्रीवियस ईयर में आपने 2 साल कम से कम इंडियन रेसिडेंट हुआ हो, एंड इन स्टे इन इंडिया फॉर द एटलीस्ट 730 डेज ड्यूरिंग 7 मतलब 7 प्रीसीडिंग ईयर्स में एटलीस्ट टोटल उसका 730 दिन हुआ हो उसके, वो इंडियन सिटीज़न है, मतलब इंडिया में वो रहा हो। अगर वो दोनों कंडीशन वो सेटिस्फाई कर रहे हैं तो वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट की कैटेगरी में आ जाएगा। एंड अगर वो दोनों सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो दोनों में से एक को सेटिस्फाई कर रहा है तो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो जाएगा। एक नोट करना है कि इफ़ नन ऑफ द बेसिक कंडीशन इज आर सेटिस्फाइड तो नॉन रेसिडेंट हो जाए। अगर वो फर्स्ट वाली कंडीशन बेसिक कंडीशन वो 182 डेज और ये वाली थी ना, जो वो अगर कंडीशन वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो वो नॉन रेसिडेंट हो जाएगा। फिर टैक्सेबिलिटी बेस्ड ऑन द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल, जहाँ पे रेसिडेंशियल स्टेटस इनकम अर्न इन इंडिया एंड फॉरेन इनकम रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, तो किस तरह से होगी। अगर वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो टैक्सेबल है इनकम अर्न इन इंडिया, अगर वो इंडिया में इनकम अर्न करेगा तो टैक्सेबल होगी, एंड फॉरेन में भी कर रहा है तो भी टैक्सेबल होगी। फिर रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो इंडिया में भी टैक्सेबल है, एंड बाहर तभी टैक्सेबल होगी जब इफ़ डिराइव फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। ठीक है, अगर फॉरेन इनकम से अगर फॉरेन में वो इनकम कमा रहा है, ठीक है, मतलब बाहर उसकी कंपनी है लेकिन उसका कंट्रोल इंडिया में है, तो ही उसको यहाँ पे करना है, तो ही उसके पर टैक्सेबिलिटी होगी। फिर नॉन रेसिडेंट है तो यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगी, इनकम इंडिया में अर्न हुई है तो, एंड अगर नॉन रेसिडेंट है और बाहर से कुछ अर्न कर रहे हैं, फॉरेन इनकम है, तो नॉन टैक्सेबल हो जाएगी इंडिया में। ठीक है, एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी। जैसे एग्जाम्पल 1 हम समझे कि डिटरमाइनिंग रेसिडेंशियल स्टेटस किस तरह से काउंट होगी। मिस्टर राज एन इंडियन सिटीजन लिव्स इन द यूके बट विजिट इंडिया, स्टे इन इंडिया फॉर 100 डेज इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25, स्टे इन इंडिया फॉर 400 ड्यूरिंग द लास्ट 4 ईयर। तो हम क्या एनालाइज कर रहे हैं कि 100 डेज इन करंट ईयर मतलब मोर देन 60 डेज, वो बेसिक कंडीशन में 2 थी ना, फर्स्ट एंड सेकंड, 182 डेज वाली एंड 60 डेज प्रीवियस ईयर प्लस 365 डेज पिछले 4 सालों में। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट मतलब दोनों में से एक, दो सेकंड वाली हमने अगर देखे तो ये कंडीशन फुलफिल। फिर 400 डेज इन लास्ट 4 ईयर तो मोर देन 365 तो हो गए, तो ये भी कंडीशन सेकंड वाली दोनों जॉइंटली उसने फुलफिल कर ली। तो इसके क्या हम समझेंगे, बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई मतलब ये हो जाएगा रेसिडेंट। अभी एडिशनल कंडीशन भी हमें चेक करनी होगी, जहाँ पे रेसिडेंट इन इंडिया 2 out of 10 ईयर्स रहा हो तो नहीं रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बोला है पिछले 4 सालों का ही डेटा दिया है। फिर स्टे इन इंडिया फॉर 730 डेज इन लास्ट 7 ईयर्स, तो ये भी हमें नहीं दिया है, तो मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। एग्जाम में भी आपको ऐसे ही क्वेश्चंस आपने समझने हैं, तो ये समझा आप किस तरह से हमने काउंट करा। फिर एग्जाम्पल 2 है एनआरआई से रिलेटेड, जहाँ पे मिस नेहा एंड एनआरआई कम्स टू इंडिया फॉर द वैकेशन, स्टेड फॉर 40 डेज इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25, टोटल स्टे इन प्रीवियस 4 ईयर 300 डेज। तो एनालाइज क्या करें कि 40 डेज मतलब 60 से कम, तो बेसिक कंडीशन नॉट सेटिस्फाई। अगर बेसिक ही नहीं सेटिस्फाई है तो ऑटोमेटिकली ही नॉन रेजिडेंट वो हो जाएगा। फिर नेक्स्ट एडिशनल की आपको चेक नहीं करनी है। हम एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, तो आप बने रहिएगा चैनल पे। आज हम इतना ही देख रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।